नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 4 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण विषय रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाए ना, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आप लोगों का ना CGTET 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो अगर उसका सिलेबस को देखोगे ना तो उसमें पर्यावरण का एक विषय है और उसके अंतर्गत ना पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है, उसमें ना आप लोगों का जो पर्यावरण विषय है ना उसमें पेडागोजी सेक्शन में ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग ना पर्यावरण के जितने भी पेडागोजी सेक्शन है ना सारे को सबसे पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर जो नॉर्मल हम लोग का जो टॉपिक रहेगा ना उसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना उसमें हम लोग पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं इसके बारे में जानेंगे। तो एक्चुअल में एक शिक्षक के रूप में अगर सोचोगे ना, क्योंकि भविष्य में आप शिक्षक ही बनना चाहते हो, तो एक शिक्षक के रूप में सोचोगे ना कि पर्यावरण आखिर हम बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ाए क्यों, तो ये एक टॉपिक रखा गया है एक शिक्षक के रूप में। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना थ्योरी पढ़ाऊंगा और आप लोगों को अच्छे से थ्योरी को पढ़ना है। और जो जो आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन सारी चीज़ को नोट करते हुए चलना है। क्योंकि देखो, एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को ना नोट्स बनाना भी जरूरी है और उन नोट्स को रिविज़न करने के लिए शॉर्ट नोट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। पूरा बुक को आप लोग रिविज़न नहीं कर पाओगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे ना उसको आप लोग आराम से रिविज़न कर पाओगे। तो इसीलिए जो जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना सारा चीज़ को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसे ही मैं बोलूँगा नोट करने के लिए। ठीक है, और आज की ये क्लास होने के बाद ना इसका जो पूरा PDF रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ इसका पूरा PDF आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको दोबारा पढ़ करके प्रैक्टिस कर लेना और जो भी नोट्स वगैरह अदर से और बनाना है वो भी आप लोग बना लेना। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना हम लोग फटाक से ना आज की थ्योरी जो है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों का जो CGTET एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ना उसमें जो दूसरा विषय है ना, मतलब बाल विकास CDP का, तो उसको मैं अपने एक और दूसरा चैनल पर भी चला रहा हूँ, तो उसको जा कर के देख लीजिएगा। सर्च कीजिए यूट्यूब पर ही धीवर एकेडमी करके ना, तो वहाँ पर आप लोगों को मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा। और वहाँ पर 6 से 7 क्लास मैं ले चुका हूँ आप लोगों का CDP मतलब जो बाल विकास का विषय है उसको। ठीक है, तो उसका भी प्रॉपर आप लोगों को ना दूसरा चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ, तो जा कर के उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग का जो CGTET का एग्ज़ाम की तैयारी है काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। तो चलिए ध्यानपूर्वक सबसे पहले पढ़ते हुए चलते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे हम लोग NCF 2005 कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना है तथा पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना है। बच्चे जन्म के कुछ समय बाद से ही अपने आसपास के वातावरण में समानताएं व असमानताएं देखने लगते हैं। बच्चे सहज रूप से जिज्ञासु होते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत बच्चों को पहले से समृद्ध अनुभवों से गुजारते हुए इन कौशलों का विकास हमारे समक्ष प्रमुख लक्ष्य के रूप में आते हैं। पर्यावरण अध्ययन का दूसरा लक्ष्य निर्माण कौशलों के प्रति सजगता एवं स्पष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत उनके प्रयोग की क्षमता का विकास कर पाना है। पर्यावरण अध्ययन के लिए भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित शिक्षा पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट को पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना है तथा पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में परिभाषा को भी शामिल करना है। नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की आवश्यकता, मतलब एक जो बच्चे हैं ना उनको पर्यावरण पढ़ने की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। सबसे फर्स्ट में दिया गया है नैतिकता की समझ का विकास, दूसरा दिया है अवधारणाओं की गहरी समझ, तीसरा दिया है पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व। तो ये वाला जो तीनों पॉइंट है ना आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, सबसे पहले। और ये जो ना प्रॉपर जो NCF 2005 में जो जिक्र किया गया ना, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसमें जो NCF 2005 में जो दिया गया ना उसमें खास तौर से जो विषय है वो बोला गया है पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। किसमें, तो बच्चों में ना पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना NCF 2005 में बोला गया था खास तौर से। और पर्यावरण के विषय में ना बच्चों को ना जागरूक करना, ये जो पर्यावरण विषय है उसका मुख्य रोल था। ठीक है, मतलब उसका मुख्य दायित्व था, तो इसमें पर्यावरण को शामिल किया गया है। उसके अलावा दूसरा इसमें दूसरा पॉइंट हाईलाइट
हाईलाइट करके दिया है, इसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है। पर्यावरण अध्ययन के लिए भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित शिक्षा पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो एनसीएफ 2005 में ना ये दोनों बातों को जिक्र किया गया, तो पहला इसको नोट करना है और दूसरा इसको भी नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण जो है ना उसमें बच्चों की भागीदारिता और बच्चों की क्या समझ है पर्यावरण के बारे में ना, तो दोनों को ना आसपास में मिलाते हुए, मतलब दोनों को इन्वॉल्व करते हुए बच्चों को ना शिक्षा देना है पर्यावरण के बारे में, ये कहा गया है एनसीएफ 2005 में। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से फिर से पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए। जितना अच्छे से थ्योरी को अभी समझोगे ना उतना ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि बाद में आप लोगों को ना सेम टू सेम प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, प्रश्न जो पूछा जाता है ना आपके समझ के आधार पर ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को समझना है, रटना कभी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले फर्स्ट को पढ़िए। प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत 4 प्रमुख घटक सही गलत का सिद्धांत, अवधारणाएं, जानकारी, कौशल को शामिल करना होगा, ताकि बच्चे पर्यावरण के संदर्भ में अधिगम तथा अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। इन घटकों के माध्यम से बच्चों को अपनी पसंद बनाने तथा आसपास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मदद होगी। नेक्स्ट को पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण और उपयुक्त पाठ्यक्रम को शामिल होना चाहिए। तो इस प्रॉपर लाइन में आप लोगों को क्या याद रखना है, इसमें खास तौर से बोला गया ना प्राथमिक स्कूल, बोला ना प्राथमिक मतलब पहली से 5वीं के जो स्कूल है ना उसमें पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम में 4 प्रमुख घटक है, उसको आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला सही गलत का सिद्धांत, दूसरा अवधारणाएं, मतलब बच्चों की अवधारणा किस प्रकार से बनता है पर्यावरण के बारे में, तीसरा होगा जानकारी और चौथा होगा कौशल, मतलब पर्यावरण के बारे में जानकारी और पर्यावरण की कौशल कितना विकसित हुआ है बच्चों में। तो ये चारों प्रमुख जो घटक है ना उसे नोट करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना अवधारणा कैसे बनते हैं बच्चों में इसके बारे में जानते हैं, मतलब अवधारणाओं का बनना बच्चों में ना कैसे बनते हैं ये जानते हैं। तो ध्यान से इसको भी सुनिएगा, ठीक है। अवधारणा का अर्थ एक तार्किक आधार होता है और उसका निर्माण प्रत्यक्ष ज्ञान, वास्तविक निरीक्षण व यथार्थ अनुभव के बल पर होता है। अवधारणा अपने में अर्थयुक्त होती है। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य समझ व कौशल का विकास करना है। अवधारणा हमारे अध्ययन को केंद्रित करती है और इसे व्यर्थ में इधर उधर भटकने नहीं देती है। हमारे मस्तिष्क में जो भी अवधारणाएं बनती है वे अमूर्तीकरण के माध्यम से बनती है। तो ये प्रॉपर इस लाइन में क्या है ना ये आप लोगों को सरल तरीके से समझा देता हूँ। अवधारणाओं का बनने का मतलब ये है कि जब आप ना बच्चों को पर्यावरण के बारे में कोई सवाल पूछोगे या उनसे कुछ बताओगे ना तो उनके मन मस्तिष्क में वो अवधारणाएं बनती जाती है। मतलब मैं आप लोगों को कोई कहानी सुनाऊं तो वो कहानी का आपके माइंड मस्तिष्क में ना वो चित्र बनते जाता है। सेम उसी प्रकार बच्चों के मन मस्तिष्क में ना पर्यावरण के प्रति ना उसका जो अवधारणा है वो बनते जाता है कि हाँ पर्यावरण ऐसे होता है, ऐसे पेड़ पौधे दुनियादारी ये सारा चीज़ ऐसे होता है बोल करके ना वो उनके मन में अवधारणा बनते जाता है। और जो उसके माइंड में अवधारणा बनता है ना वो अमूर्तीकरण होता है। अमूर्तीकरण का मतलब ये होता है कि वो प्रत्यक्ष नहीं होता, आपके सामने नहीं होता, आप केवल इमेजिन करते हो, ठीक है। आप केवल इमेजिन करते हो, वो अमूर्तीकरण कहलाता है, ठीक है। जब मैं आप लोग को कहानी सुनाऊंगा ना तो आप इमेजिन कर करके ही ना जानोगे। सेम उसी प्रकार से बच्चे भी ना इमेजिन के माध्यम से पर्यावरण के बारे में जानते हैं और अपनी जो भी जानकारी होता है ना उसको प्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षक है उसके सामने भी व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ना उनका अवधारणा जो है वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अवधारणाओं को निम्न दृष्टिकोणों के साथ बनाया जा सकता है। तो कैसे दृष्टिकोण के साथ बनता है इसको पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट को पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक विषयों को महत्व देना चाहिए। तो फर्स्ट में ये कहा गया है। सेकंड को पढ़िए। शैक्षिक कार्य योजना के सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाना चाहिए। थर्ड को पढ़िए। शिक्षण के विभिन्न आयामों का प्रयोग करना चाहिए। और फोर्थ को पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन में होने वाले समस्या का आकलन किया जाना चाहिए। मतलब पर्यावरण में किस किस प्रकार की समस्या होता है, चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, इन सारी चीज़ों को ना बच्चों को बताए जाने चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ताकि आगे चल कर के वो अपने जो जनरेशन है उसे भी बता सके, अपने परिवार को बता सके। तो इसीलिए ना पर्यावरण के विषय में इतनी सारी जानकारी एक शिक्षक के रूप में बच्चों को देने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं के बारे में जानते हैं कि जो पहली से 5वीं जो है ना तो उस स्तर में ना सामाजिक अध्ययन की अवधारणा बच्चों में कैसे बनते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। पर्यावरण में अनेक विषय सम्मिलित हैं जिसके अंतर्गत विज्ञान,
विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान समाहित है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से सृजनात्मक कौशल का विकास किया जाता है। सामाजिक विज्ञान मूल रूप से मानव का ही अध्ययन है, जो मानव को विश्व के अन्य भागों में निवासित व्यक्ति की संस्कृति, सभ्यता एवं उनके वातावरण का ज्ञान प्रदान करके उनके बीच अंतःसंबंध स्थापित करता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने का उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह पर्यावरण की समग्रता का विकास कर सके। तो पर्यावरण बच्चों को ना समझाने का या पर्यावरण बच्चों को पढ़ाने का, पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को पढ़ाने का ना एक शिक्षक का जो उद्देश्य है वो बच्चों की ना जो समझ है, उसकी सामाजिक अवधारणा है, उसको ना पर्याप्त उजागर किया जा सके। तो इसलिए ना ये सारा चीज़ बच्चों को पढ़ाया जाता है। चलिए इसके बाद कौशल के बारे में जानते हैं कि कौशल क्या होता है। तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा, ठीक है, या ध्यान से सुनिएगा आप लोग। किसी भी कार्य को संपन्न करने की क्षमता को कौशल कहते हैं। व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करने में जितना अधिक सक्षम होता है, उसकी कौशल सक्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी भी आधारभूत ज्ञान के आधार पर कुछ कार्य के संपन्न कर पाना, जिससे कि बच्चों में किसी कार्य को करने की क्षमता का विकास हो सके। सबसे पहला कौशल के प्रकार को दिया है। कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के कौशल होते हैं। और कौशल क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीके से समझाऊँ ना, ये जो इसमें लिखा है उसको ना, तो कौशल वे कार्य होते हैं जिसमें आप लोगों को महारत हो, जिस कार्य को करने में ना आप कुशल होंगे। मतलब पहले जो कार्य को आप लोग 10 मिनट में करते हैं, वो कार्य को अब 1 मिनट में कर लेते हो और बाकियों के मुकाबले अब शीघ्रता से वो कार्य में महारत आप लोगों को हासिल है। तो वो आप लोगों का ना कौशल कहलाता है। जिस चीज़ में आप लोगों को सबसे ज़्यादा महारत हासिल हो, वो कार्य करने में आपको सरलतम लगे और दूसरों के लिए वो कठिन हो, तो वैसे कार्य में आप लोग का स्किल होता है, कौशल कहलाता है वो, ठीक है। कौशल के कितने प्रकार होते हैं? तो कौशल 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? तो सबसे पहला जो कौशल होता है वो जन्मजात कौशल होता है और दूसरा जो कौशल होता है वो कौन सा होता है? सीखे जाने वाले कौशल होता है। मतलब जन्मजात कौशल कहने का मतलब है कि कई चीज़ें जो होगी ना वो आप लोगों को जन्म से ही प्राप्त होता है और कई चीज़ ऐसे होंगे जिसे आप लोगों को सीखना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों कौशल के नाम को आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जन्मजात कौशल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पढ़िए, जन्मजात कौशल नैसर्गिक होते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो वह रोने लगता है, कुछ समय बाद वह दूध पीना सीख जाता है, हाथ पाँव हिलाना, मुस्कुराना, चलना, उठना, बैठना आदि सब सीख जाता है। तो जन्मजात कौशल के अंतर्गत क्या आएगा? रोना आ जाएगा, हंसना आ जाएगा, उसके अलावा दूध पीना जो है वो आ जाएगा, हाथ पाँव हिलाना, मुस्कुराना, चलना, उठना, बैठना, ये सारा चीज़ ना जन्मजात कौशल के अंतर्गत आ जाएगा, जो धीरे धीरे बच्चा जो है वो सीखता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा को पढ़िए, सीखे जाने वाले कौशल। तो सीखे जाने वाले कौशल के अंतर्गत क्या आएगा? दूसरा कौशल वह होता है जिसमें व्यक्ति भाषा सीखता है। व्यक्ति कोई कार्य करते समय अपने दिमाग के इंद्रियों से भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि सीखे जाने वाले कौशल, जैसे भाषा आप लोगों को ना आपकी मम्मी पापा, आपके फैमिली, आपके आस पड़ोस जो है वो आप लोगों को सिखाते हैं कि बेटा ये नहीं ऐसे बोलो, मम्मी बोलो, पापा बोलो, चाचा बोलो, ये सारा चीज़ हम भाषा बोलने के लिए सिखाते हैं ना। जैसे माहौल में रहेगा उस प्रकार से जो बच्चा है वो भाषा सीखता है। तो भाषा जो है वो सीखे जाने वाली कौशल है। या आप लोगों का जो कार्य किसी प्रकार का होगा उसको जब आप सीख लोगे ना, चाहे वो मैकेनिक का कार्य हो, गैरेज का कार्य हो और अन्य लाखों प्रकार के कार्य हैं, तो वो सीखोगे तो वो आप लोगों को सीखे जाने वाले कौशल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल जो जन्मजात कौशल होगा वो ये जो लिखा हुआ है ना, हाथ पाँव को हिलाना, मुस्कुराना, चलना, उठना, बैठना, वो सारी चीज़ जन्मजात कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब थोड़े से ना कौशल के विकास के बारे में जानते हैं। कौशल का विकास किस प्रकार से होता है, तो ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। सभी स्रोतों के माध्यम से अपने गुणों और कुशलताओं में श्रम के द्वारा किए जाने वाले विकास को कौशल विकास कहते हैं। किसी भी कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। व्यक्ति धीरे धीरे ही किसी कार्य को करने में सफल हो पाता है। जैसे बच्चे को रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बालक सबसे पहले बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना एवं उसके बाद लिखना सीखता है। बालक के कौशल विकास उसकी अभिरुचि और अभिप्रेरणा अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट को पढ़िए, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखना, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों
बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। तो ये जो लाइन है उसे आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। मतलब बच्चों में ना प्रतिदिन डायरी लिखवाने से, मौसम दर्ज कराने से या उससे संबंधित प्रश्न पूछने से ना उसके जो संप्रेषण कौशल है, संप्रेषण मतलब जो बातचीत करने का जो ढंग है, जो तरीका है ना, उसका विकास होता है, वो बदलता है। मतलब बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाता है अगर किसी सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज हो तो, है ना। और कौशल विकास बारे में थोड़ा सा आप लोग को सरल तरीके से और समझाऊँ ना, तो कौशल विकास वे होते हैं, अगर मैं आप लोगों को एक साइकिल दे दूँ और उसको चलाने के लिए बोलूँ ना, तो पहला दिन सिर्फ आप धीरे से साइकिल को रेंगाना सीखोगे, दूसरा दिन पैडल चलाना सीखोगे, तीसरा दिन क्या करोगे, धीरे धीरे चलाना सीखोगे कुछ कदम के लिए, चौथा दिन आप लोग स्पीड में भगाना सीख जाओगे, और पाँचवा दिन महीना धीरे धीरे चल करके ना आप साइकिल चलाने में इस कदर महारत हासिल कर लोगे, कौशल इस प्रकार से आ जाएगा कि एक दिन आप दोनों हाथ को छोड़ करके चलाना सीख जाओगे। सेम उसी प्रकार से बाइक चलाना, उसी प्रकार से अन्य स्किल को सीखना। तो धीरे धीरे करके प्रतिदिन उसका जब अभ्यास करोगे तभी वो कौशल को विकसित किया जा सकता है, मतलब अच्छे से सीखा जा सकता है। तो ये कौशल का विकास होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ना केवल इतना ही थ्योरी पढ़ना था, कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं था, ठीक है। और जितने भी आप लोग प्रश्न कीजिएगा ना, तो बच्चों को सामने ध्यान में रखकर बच्चों के आधार पर ही प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को केवल इतना ही थ्योरी पढ़ना था। अब हम लोग ना MCQ का जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। मतलब इतना ज़्यादा थ्योरी पढ़े और समझने की कोशिश किए ना, तो खुद आंसर देने की भी आप लोगों को कोशिश करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे होंगे ना, और उन सवाल का जवाब जानने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके ना। तो वहां पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, और वहां पर आप लोग कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपना जो फ़ोनपे का नंबर है उसे आप लोगों को दे दूँगा, और वहाँ पर आप लोगों को केवल 200 जो है ना वो आप लोगों को फ़ोनपे करने हैं, और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है ना मैं उसे आप लोगों को दे दूँगा। तो आप लोग कभी भी जो चाहे ना उस प्रकार से आप लोग कॉल कर सकते हो, और कभी भी आपका जो किसी भी प्रकार की अगर सजेशन चाहते हो या किसी भी प्रकार की आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो सारा चीज़ डायरेक्ट मेरे से बात करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट मैं इसीलिए 200 रुपये का रखा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को अपना नंबर दे दूँ ना, तो छोटे छोटे सवाल के लिए भी आप बार बार फ़ोन करोगे। तो ये मैं रिक्वायरमेंट 200 रुपये वाले रखा हूँ, क्योंकि जिनको विशेष आवश्यकता है केवल उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल कमेंट करोगे तो फिर भी मैं उसका आप लोगों के आंसर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को किसी विशेष प्रकार की अगर सलाह चाहिए, सजेशन चाहिए, आप लोग चाहते हो कि मेरा ये डाउट है मेरे को क्लियर कीजिए बोल करके, तो उसके लिए आप लोगों को ये जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, ठीक है। लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, केवल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। लोगे तो आप ही का इसमें भला होने वाला है। और वैसे भी यार शिक्षक भर्ती या CG टेट का अगर की कोचिंग करोगे ना, तो वैसे भी 8 से 10 हज़ार आप लोगों का तो वैसे भी कोचिंग का फ़ीस लगता है, और ये तो आप लोग का 5% भी नहीं है ऊपर से ये 200 रुपये वाला। तो आप लोग कहीं भी जाओगे तो घूमने पे इतना कर सकते हो, तो आपकी भविष्य के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इतना तो कर ही सकते हो, आपकी जो रुचि है उसके लिए। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, लेना न लेना आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? ऑप्शन ए मूल्यों की समझ, ऑप्शन बी अवधारणाओं की समझ, ऑप्शन सी जानकारी का संग्रहण एवं कौशल विकास, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? मतलब जब पर्यावरण बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, तो उसके पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय दिया जाता है, तो बच्चों से क्या किस प्रकार की अपेक्षाएं रहती है? सबसे पहले मूल्यों की समझ, मतलब पर्यावरण के बारे में ना उसके मूल्य, पर्यावरण की जो महत्व है उसकी समझ होना चाहिए। अवधारणाओं की समझ, मतलब बच्चों के प्रति किस प्रकार की ना पर्यावरण के समक्ष में उनकी अवधारणा है इसके बारे में समझना। और उसके अलावा जानकारी का संग्रहण और कौशल का विकास। तो एक शिक्षक के रूप में ना बच्चों को जानकारी का संग्रहण, मतलब हम विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के बारे में जानकारी देते हैं, और बच्चों के जो अलग अलग प्रकार की जो कौशल है उसका विकास करते हैं पर्यावरण के संबंध में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोग को थ्योरी में भी बताया था नोट करने के लिए कि मूल्यों की समझ बच्चों में होना चाहिए, अवधारणाओं की समझ होना चाहिए, और जानकारी का संग्रहण और कौशल विकास जो
है ना एक शिक्षक के रूप में ना आप बच्चों की ये सारा चीज़ कराओगे बोल करके, है ना, नोट करने के लिए बोला था, इसीलिए ताकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है ना वो पूछे जाते हैं। और एक बात आप लोगों को हमेशा मैं बोलता हूँ, आप लोगों को रटना भी बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। जितना अच्छे समझोगे उतना अच्छा सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए अब। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। ऑप्शन बी, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठक का आयोजन करना। ऑप्शन सी, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। या ऑप्शन डी, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो बच्चों में अगर सामाजिक भावना का विकास करना है ना तो विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन किया जाना चाहिए। विभिन्न त्यौहार कहने का मतलब ये है कि अगर गांधी जयंती जैसे आता है, हमारे जो देश को आज़ाद करने वाले जो महापुरुष आते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, तो उनका जन्म दिवस को मनाया जाए। उनका जो अलग अलग जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे ऐसे त्योहारों का आयोजन किया जाए। मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय त्यौहार है ना उस त्योहारों का आयोजन किया जाए। और पर्यावरण में जो त्यौहार आते हैं ना तो ऐसे त्यौहार का आयोजन किया जाएगा ना, तब वो और बच्चों को बताया जाएगा इस प्रकार के त्यौहार का आयोजन करके कि जो हमारे महापुरुष है वो किस प्रकार से देश को आज़ाद करने के लिए कितना ज़्यादा बलिदान दिया, क्या क्या प्रयास करने पड़े। उसके अलावा पर्यावरण पर जो जो उसके फेस्टिवल आते हैं पर्यावरण पे उसको आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि जो एक दूसरे से सीख करके ना जो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास हो सके। और एक बात आप लोगों को बता दूं, कई बुक में ना आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेंगे, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। तो ये नहीं होगा, ठीक है। किसी भी एंगल से सामाजिक भावना का विकास स्वास्थ्य स्पर्धा से हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो कई बुक में ऐसे दिया है, इसको आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। केवल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना ही करेक्ट हो जाएगा। और विद्यालय में आप लोगों को पता होगा केवल उसी त्यौहार का आयोजन किया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर का हो, जिसे राष्ट्र देशभक्ति के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे त्योहारों का ही आयोजन किया जाता है, ठीक है, जिससे बच्चों के ना सामाजिक भावना का विकास भी हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ऑप्शन ए, अनुभव लगाने का कौशल। ऑप्शन बी, लेखन का कौशल। ऑप्शन सी, संप्रेषण का कौशल। या ऑप्शन डी, मापने का कौशल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण कौशल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में ही अभी जस्ट बताया था ना कि जो बच्चों को डायरी लिखाओगे, मौसम दर्ज करने के लिए बोलोगे और उससे संबंधित प्रश्न पूछोगे, तो बच्चों में जो संप्रेषण संबंधी कौशल है, मतलब बातचीत करने का जो उसकी कला है, उसका जो स्किल है वो बढ़ेगा बोल करके। थ्योरी में जस्ट लास्ट में आप लोगों को बताया था ना, संप्रेषण कौशल बढ़ेगा प्रतिदिन डायरी लिखने से बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोगों को थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, ऊपर से समझते हुए पढ़ना है बोल करके, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, अपने परिवार को समझना। ऑप्शन बी, समाज को समझना। ऑप्शन सी, यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है। या ऑप्शन डी, समाज में हो रहे अपराधों का लेखा जोखा रखना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समाज में हो रहे अपराध का लेखा रखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कहने का मतलब पहली से 5वीं जो कक्षा होता है ना वो प्राथमिक स्तर कहलाता है, और उसमें सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है बोला है। तो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य नहीं है वो समाज में हो रहे अपराधों का लेखा जोखा रखना है ना। तो किस प्रकार की अपराध
अपराध हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका लेख रखना ही सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं है ना। और क्या नहीं है इसमें ये बोला है, तो कई प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें नहीं शब्द किए गएंगे। अगर प्रश्न निगेटिव बोला है तो आप लोगों को आंसर भी निगेटिव लेना है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ रहा है ना। खास तौर से सीडीपी और पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप लोग अगर प्रश्न निगेटिव का है तो हमेशा आप लोगों को आंसर भी निगेटिव लेना है। जैसे ये अपराध जो शब्द है वो निगेटिव आता है ना, बाकी इन तीनों में देखो किसी प्रकार का निगेटिव नज़र आ रहा है क्या आप लोगों को, नहीं ना रहा है, तो ऐसे भी आप लोगों को आंसर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? ऑप्शन ए साइकिल चलाना, ऑप्शन बी तैरना, ऑप्शन सी भाषा सीखना या ऑप्शन डी बच्चों का चलना सीखना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी भाषा सीखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है बोला है, मतलब इन चारों ऑप्शन से अलग है बोला है। और मुझे पता है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने ना ये तैरना जो है उसे आप लोगों ने ऐसे राइट मार दिए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, और भाषा सीखना कैसे अलग होगा ये मैं बता दूँ। प्रश्न में बोला है कि सबसे अलग है, सर्वथा भिन्न है मतलब अलग है बोला है, तो भाषा सीखना ना अलग हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहला ऑप्शन एक को देखो, साइकिल चलाना, आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व है ना, फिजिकल कार्य है ना ये। तैरने में भी आप लोग का पूरा बॉडी इन्वॉल्व है, फिजिकल कार्य है ना ये भी। बच्चों का चलना सीखना भी उसका पूरा बॉडी इन्वॉल्व है ना, फिजिकल कार्य है ये। लेकिन भाषा सीखना क्या फिजिकल कार्य है क्या? फिजिकल कार्य नहीं है। भाषा सीखना आपका मेंटली कार्य है। ठीक है, मतलब मेंटली आप लोग का वर्क है, तो ये इसमें अलग हो जाएगा भाषा सीखना। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को कभी कभी ना जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है, समझ में आ रहा है ना। आराम से 2 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सही करोगे, अभी प्रैक्टिस करोगे, तब आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए आप बढ़िया प्रिपेयर हो पाओगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए नैतिकता की समझ का विकास, ऑप्शन बी अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, ऑप्शन सी पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में 3 बातें आप लोगों को नोट करने के लिए बोला था ना, जो 3 पॉइंट अलग अलग आया था उसको, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था नैतिकता की समझ का विकास, दूसरा पॉइंट था अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास और तीसरा पॉइंट था पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना। तीनों जो पॉइंट है वो पर्यावरण जो पढ़ाना है ना बच्चों को ना प्राथमिक विद्यालय में ना, तो उसका जो आवश्यक है ना, इसीलिए इसको बताया गया था और मैं नोट करने के लिए इसीलिए बोला था ताकि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछा जाता है बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक बात आप लोगों को और बता दूं, हमेशा उपरोक्त सभी करेक्ट नहीं होता, ये भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन प्रश्न जिस हिसाब से बोले ना उस हिसाब से आप लोगों को आंसर लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए अवधारणाएं, ऑप्शन बी कौशल एवं जानकारी, ऑप्शन सी आदत व नैतिक मूल्य या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी कैसे? पर्यावरण अध्ययन पाठ्य की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? तो पर्यावरण अध्ययन के लिए ना और जो पाठ जो हम लोग पर्यावरण बच्चे को पढ़ाते हैं ना उसकी जो अपेक्षाएं वो बच्चों की अवधारणाएं हैं, मतलब पर्यावरण के प्रति बच्चों की जो अवधारणा है वो बन सके। कौशल एवं जानकारी भी है ताकि बच्चों में ना पर्यावरण के प्रति उसका कौशल का विकास हो सके और विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल सके। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी जो है ना आदत व नैतिक मूल्य, तो पर्यावरण के प्रति उनकी जो आदत है वो अच्छी रहे और उसके अलावा उसके नैतिक मूल्य का भी विकास हो पाए, है ना। तो पर्यावरण अध्ययन के जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो यही उद्देश्य ना होता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन ए केवल प्रयोगों पर आधारित, ऑप्शन बी केवल व्याख्यानों पर आधारित, ऑप्शन सी परीक्षा उन्मुखी या ऑप्शन डी भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण शास्त्र पद्धति है। मतलब आप जब एक शिक्षक के रूप में पर्यावरण बच्चों को पढ़ाओगे ना तो सबसे अच्छा पद्धति, सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है बोला है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है पर्यावरण पढ़ाने का ना वो भागीदारिता परक, मतलब ना जब आप बच्चों को पर्यावरण पढ़ाओगे ना तो बच्चों की भी उसमें भागीदारी होना चाहिए। क्लास में पढ़ाने से पहले आप पूछोगे ना कि बच्चे आप लोग बताओ कि हाँ पर्यावरण के बारे में आप क्या क्या जानते हो, पहले उनसे पूछोगे ना, उसके बाद ही ना पर्यावरण को अच्छे से पढ़ाओगे कि जानोगे कि एक शिक्षक के रूप में कि बच्चों की जो नॉलेज है पर्यावरण पर वो क्या क्या है। और बच्चों से चर्चा आधारित करोगे ना, मतलब बच्चों से चर्चा करोगे पूछ करके, तभी ना वो उपयुक्त शिक्षण शास्त्र मतलब पढ़ाने का अच्छा तरीका हो पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से विश्लेषणात्मक तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। मैं आप लोगों को जो प्रश्न रहेगा ना वो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं जो बोलूँगा ना वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर याद रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ना अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ाता हूँ मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ये जो 1 2 3 करके कथन दिया है ना उसको आप लोगों को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है, आप लोगों को ये बताना है। सबसे पहले फर्स्ट को पढ़िए, पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। दूसरा पढ़िए, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना। तीसरा को पढ़िए, मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। उपरोक्त कथन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए 2 व 3, ऑप्शन बी 1 व 3, ऑप्शन सी केवल 1 या ऑप्शन डी 1 2 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी केवल 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल करके 3 कथन दिया है। सबसे पहला जो कथन है ना वो कैसे करेक्ट होगा ये जान लो। पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को जब पर्यावरण पढ़ाते हो तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही ना पैदा करते हो। जी हाँ, और जो हमारा शिक्षा जो विभाग है उसका भी यही उद्देश्य होता है ना कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो ये पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा कैसे गलत होगा ये जान लो, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों में समाहित ना करना, ना तो वैसे ही नेगेटिव हो जाता है, तो पर्यावरण को समाहित ना करना तो नेगेटिव पॉइंट्स हो जाता है, तो ऐसे ही भी नहीं होगा 1986 वाले में। कभी कभी आप अपना दिमाग भी यूज़ किया करो जी कि अच्छी बातें ही जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया होता है ना, तो किसी प्रकार की नेगेटिव बात तो नहीं दिया होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा को पढ़िए, मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। शांतिपूर्ण तो ठीक है, लेकिन ये जो कठोर जो बोला है ना ये भी नेगेटिव पॉइंट्स है। और मैंने आप लोग को शुरुआती में ही बताया था कि अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आप लोगों को पॉजिटिव आंसर लेना है, और पॉजिटिव में केवल सी जो है ना ऑप्शन मतलब ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा सी का 1 में, है ना। ये जो है ना वो केवल करेक्ट हो जाएगा, बाकी देखो नेगेटिव मतलब ना हो जा रहा है, कठोर भी बोला वो भी नेगेटिव हो जा रहा है। तो ऐसे करके भी आप लोगों को आंसर ले सकते हो। आपको 1986 के जो विषय वस्तु है जो पाठ्यचर्या है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाद में आप लोगों को इसको तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अभी ऐसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आप लोग को। तो इस प्रकार से भी आप आंसर ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है ऑप्शन ए, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन बी, बस्ते के बोझे को कम करना। ऑप्शन सी, दोनों मिलते जुलते विषय हैं। ऑप्शन डी, पढ़ाई के विषय की संख्या कम करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। कैसे? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य है। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर ए ही ना हो जाएगा जी। विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह पर्यावरण को ना समग्रता को साथ में समझ सके उसके, तो इसीलिए ना पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को इसमें जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बस्ते को बोझ को कम करना ऐसा तो नहीं होगा, दोनों मिलते जुलते हैं ये भी नहीं होगा, और पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना तो ये भी नहीं होगा, तीनों के तीनों निगेटिव टाइप से आ जाते हैं।
लेकिन पॉजिटिव में ए ही आता है, तो इस प्रकार से भी आप लोग आंसर को ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण है ऑप्शन ए, बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित कराकर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन की अधिगम वर्ग 3 के ऊपर के छात्र के लिए है। ऑप्शन सी, कक्षा 1 और 2 के छात्र पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते। या ऑप्शन डी, बच्चों के ऊपर से अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भार कम करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित कराकर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 11 को आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में ना पर्यावरण का विषय होता ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा हिंदी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन पर्यावरण की जो पुस्तक है वो होता ही नहीं है। वजह ये है कि बच्चों को ना उसके आसपास के जो वातावरण है उसको दिखा करके अप्रत्यक्ष रूप से ना पर्यावरण का अध्ययन का शिक्षा प्रदान किया जाता है। कक्षा पहली और कक्षा दूसरी के जो बालक है उसको भाषा के माध्यम से, मतलब गणित और भाषा के माध्यम से ना पर्यावरण की जो शिक्षा है वो दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ना बच्चों को ना आसपास के जो वातावरण है ना उसमें प्रत्यक्ष रूप से उसको संबंध स्थापित करना और पर्यावरण की जो शिक्षा है उसको प्रदान करना। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता दूं, बच्चों को ना जब कक्षा पहली और दूसरी में रहता है ना तो केवल उनका जो समझ है उसको विकसित करना उसका कार्य होता है। मतलब थोड़े थोड़े तौर पर उसको ना पर्यावरण के बारे में सिर्फ बताया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब ABCD करके 4 कथन दिया है, उसमें से आप लोगों को बताना इन चारों कथनों में से कौन सा सही है, आप लोगों को ये बताना था। ठीक है, सबसे पहला ए को पढ़िए, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। बी को पढ़िए, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। सी को पढ़िए, बच्चों को इतिहास का ज्ञान का विकास होता है। या डी को पढ़िए, बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते हैं। कूट में दिया है ऑप्शन ए और डी सही, ऑप्शन बी ए और बी सही, ऑप्शन सी ए और सी सही, या ऑप्शन डी ABCD सही। तो क्या इसका आंसर होगा? दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन इसका आंसर सही होना चाहिए। ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो सही हो जाएगा आप लोगों का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ए और बी सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। मतलब आप जब पर्यावरण को पढ़ाओगे बच्चों को ना तो उसको कहानियों के माध्यम से पर्यावरण को प्रस्तुत करोगे। और इस संबंध में पूछा है कि ये जो 4 जो कथन दिया है इसमें कौन सा सही है, ये बोला है। तो ए सही होगा और बी सही होगा। तो ए कैसे सही होगा जानो, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगर आप कहानी के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाओगे है ना, तो बच्चों में जो कल्पना शक्ति है उसका विकास ही ना होगा। जी हाँ, कि वो इमेजिन ही ना करेगा कि हाँ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होता है, जो जीव जंतु इस प्रकार से इसमें रहते हैं, ये करते हैं, सारा चीज़ वो समझेगा ना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों को कहानी सबसे ज़्यादा पसंद होता है, और कहानी को जब आप बताओगे ना बच्चों को ना तो वो एकाग्रचित्त होकर के सुनते हैं और उसका जो कल्पना शक्ति है उसका भी विकास होता है। तो इन दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी कैसे गलत होगा जान लो। बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है। पर्यावरण में क्या इतिहास का ज्ञान होगा जी? छोटे बच्चों को जो प्राथमिक में पढ़ते हैं उसको क्या इतिहास का ज्ञान कराओगे, है ना? तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट्स है और ये भी नेगेटिव पॉइंट्स हो जाएगा। दो केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ना वो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएगा। मतलब बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को ना खुद से समझते हुए पढ़ना है।
है, मतलब आप लोगों को ना नेगेटिव आंसर को भी कैसे काटना है ये भी समझना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 होता है, ठीक है, ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है। ऑप्शन ए, पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं किया है। मतलब एनसीएफ 2005 है ना, उसमें अनुशंसा मतलब सिफारिश में शामिल नहीं है बोला है। तो एनसीएफ 2005 की अनुशंसा या एनसीएफ 2005 की जो सिफारिश है ना उसमें जो शामिल नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए, ये नहीं होगा। बाकी ए भी करेक्ट हो जाएगा, बी भी करेक्ट हो जाएगा और सी भी करेक्ट हो जाएगा। तीनों की तीनों ना एनसीएफ 2005 में शामिल है, ठीक है। तो तीनों को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्था पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, भारत का जूलॉजिकल सर्वे। ऑप्शन बी, भारत का वनस्पति सर्वे। ऑप्शन सी, भारत के वन्यजीव संस्थान या ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी करेक्ट हो जाएगा। मतलब ए बी सी ये तीनों है ना, तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर्यावरण जागरूकता जो करने का जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो भारत का जूलॉजिकल सर्वे वाला भी होता है, भारत का वनस्पति सर्वे भी इसका जागरूकता फैलाता है और भारत के वन्य जीव जो संस्थान है ना वो भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाता है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये तीनों की तीनों ना पर्यावरण से संबंधित संस्थानें हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी आप लोगों का क्लास होना प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए और आप लोग सीजी टेट व शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से कर पाओ। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।